विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज हम आपके लिए जो विषय लेके आए हैं वो है मगध का उत्कर्ष। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिन महाजनपदों का उदय हुआ था उनके बारे में चर्चा की थी। उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 16 महाजनपद अस्तित्व में आए थे और इन 16 महाजनपदों में से मगध एक प्रमुख जनपद था। प्राचीन भारतीय इतिहास में मगध साम्राज्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हालांकि 4 महाजनपदों मगध, कौशल, वत्स एवं अवंती के मध्य भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें मगध अन्य शक्तियों को परास्त कर एक विशाल साम्राज्य को स्थापित करने में सफल हुआ। मगध, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया और प्राचीन भारतीय इतिहास लगभग मगध के चारों तरफ ही घूमता रहा। तो ये मगध क्या था, कहाँ था, इसकी स्थिति क्या थी, इसका इतिहास क्या था और मगध पर किन किन राजवंशों ने शासन किया, किन के कारण मगध का इतना उत्कर्ष हुआ और इसके अलावा वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से मगध भारत की राजनीति पर या भारतीय इतिहास पर हावी रहा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मगध कहाँ स्थित है, मगध की स्थिति क्या रही है। तो देखिए, आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है भारत का मानचित्र है और इस मानचित्र में मगध साम्राज्य ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। यानी प्राचीन मगध का भौगोलिक विस्तार दक्षिण बिहार में था। आधुनिक बिहार के पटना एवं गया जिलों तक इसका विस्तार था। इसकी स्थिति को हम देखें तो मगध के उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में चंपा नदी, पश्चिम में सोन नदी तथा दक्षिण में विंध्याचल की पहाड़ियाँ थीं। यह आपको स्लाइड में भी दिखाई दे रहा है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी, जो गया के निकट स्थित पहाड़ियों पर बसी हुई थी। बौद्ध ग्रंथों में इसे बिंबिसारपुरा कहा गया है। अब हम देखते हैं इसकी स्थिति के बारे में तो हमने जान ही लिया। अब हम इसके इतिहास के बारे में जानकारी करते हैं कि मगध का अस्तित्व कब से प्रारंभ होता है, कब यह भारतीय राजनीति पर प्रभाव डालना शुरू करता है। तो देखिए, सबसे पहले इसका उल्लेख, मगध का उल्लेख हमें अर्थवेद में मिलता है। अर्थव संहिता में ब्राह्मण सीमा से बाहर रहने वाले वात्रय को मगध से संबंधित कहा गया है। अर्थवेद, यजुर्वेद आदि रचनाओं में मगधवासियों के प्रति तिरस्कार का भाव देखने को मिलता है, क्योंकि वे आर्य होते हुए भी ब्राह्मण संस्कृति की परिधि से बाहर थे और इसलिए जाति भ्रष्ट समझे जाते थे। वैदिक साहित्य में मगध के एक राजा के नाम का उल्लेख मिलता है और वो है ब्रह्मगंध। इसके राज्यकाल की किसी घटना की जानकारी नहीं मिलती। उत्तर वैदिक काल में मगध कोई बहुत महत्वपूर्ण राज्य नहीं रहा। महाभारत काल में मगध में बृहदत्त वंश का शासन था, जिसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। महाभारत एवं पुराणों से याद होता है कि प्रागैतिहासिक काल में चेदी राज वसु के पुत्र बृहदत्त ने गिरिव्रज को राजधानी बनाकर मगध में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। उसी वंश में जरासंध हुआ था,
जरासंध बहुत ही पराक्रमी एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। हरिवंश पुराण से याद होता है कि जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, बंग, कलिंग, पांड्य, सौबीर, भद्र, कश्मीर और गांधार के राजाओं को परास्त किया था। इसी जरासंध ने मथुरा के कंस की पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति से शादी की थी और वसुमती यानी गिरिव्रज यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। यह वही जरासंध था जिसको कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने द्वंद्व युद्ध में मार दिया था। जरासंध की मृत्यु के बाद मगध की ओर अग्रसर हो गया। जरासंध की मृत्यु के बाद मगध पतन की ओर अग्रसर हो गया, किंतु फिर भी कुछ समय तक वृहदत्त वंश के अनेक शासक मगध पर शासन करते रहे। जरासंध के बाद उसका पुत्र सहदेवी गद्दी पर बैठा, जो पांडवों का मित्र था। सहदेवी का 22वां वंशज तथा वृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। पुराणों के अनुसार रिपुंजय को उसके मंत्री पुलिक ने मारकर अपने पुत्र को मगध की गद्दी पर बैठाया, किंतु कुछ समय पश्चात ही महीय नामक एक सामंत ने उसकी हत्या कर अपने पुत्र बिंबसार को मगध की राजगद्दी पर बैठा दिया। बिंबसार हर्यक वंश का संस्थापक था, जो महात्मा बुद्ध का समकालीन था। तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर हेमचंद्र रॉय चौधरी ने लिखा है, मगध के राजवंशों का आरंभिक इतिहास अंधकार में छिपा है। कभी कभी हमें योद्धाओं और राजनीति विशारदों की झलक भर मिल जाती है। इसमें भी कई तो नितांत पौराणिक हैं और कुछ पौराणिक से कुछ अधिक विश्वस्त प्रतीत होते हैं। मगध का प्रारंभिक इतिहास हर्यक वंश के प्रसिद्ध राजा बिंबसार से आरंभ होता है। मगध को इसने दिग्विजय और उत्कर्ष के जिस मार्ग पर अग्रसर किया, वह तभी समाप्त हुआ जब कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने अपनी तलवार को मयान में शांति दी। तो ये था मगध का इतिहास। अब हम चर्चा करेंगे मगध के उत्कर्ष के कारणों की, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 16 महाजनपद थे और उनमें भी प्रमुख थे मगध, कौशल, वश और अवंती। और इनमें भी मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ, वो क्या कारण थे कि मगध सब महाजनपदों से आगे निकल गया। तो इसकी चर्चा करते हुए हम देखेंगे कि इन चारों में से केवल मगध का ही उत्कर्ष हो सका। इसका कारण यह था कि यहाँ के योग्य और प्रतापी शासकों के अतिरिक्त तत्कालीन परिस्थितियों ने इसके उत्कर्ष में योगदान दिया। मगध उत्तर भारत के तटवर्ती मैदानों के ऊपरी व निचले भागों के मध्य स्थित होने के कारण अधिक सुरक्षित था। दुर्गम पहाड़ियों में स्थित होने के कारण शत्रुओं का वहां पहुंचना अत्यंत कठिन था। इसके अतिरिक्त मगध के निकटवर्ती क्षेत्रों में लोहे की खानें उपलब्ध हो जाने से विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनाकर आर्यों ने दुर्गम जंगलों को साफ किया और नए नए उद्योग स्थापित किए। गंगा नदी के कारण मगध के व्यापार में भी वृद्धि हुई, जिससे मगध के आर्थिक महत्व में भी वृद्धि हुई। मगध की भूमि अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण वह एक संपन्न राज्य था। मगध के निकटवर्ती वनों में हाथियों का बाहुल्य था,
तथा प्राचीन काल में हस्ती सेना युद्ध में अपनी प्रमुख भूमिका निभाती थी। मगध की हस्ती सेना अत्यधिक शक्तिशाली थी, किंतु राज्य के उत्कर्ष के लिए उसकी केवल सामरिक स्थिति एवं आर्थिक समृद्धि पर्याप्त नहीं होती। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में उसके निवासियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। मगध में आर्य और अनार्य जातियों का मिश्रण था, जिससे एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, जिसने मगध के लोगों में नई चेतना एवं स्फूर्ति उत्पन्न की। मगध की तत्कालीन प्रजा की यह विशेषता थी कि वह अपने शासकों को अपना सर्वस्व अर्पित कर देती थी। इसके अतिरिक्त मगध के लोग स्वतंत्र चिंतन एवं अन्वेषण के प्रेमी थे, उद्यमी एवं उत्साही थे और प्राय हर क्षेत्र में यथासंभव नवीनता के पोषक थे। देश धन धान्य से परिपूर्ण था और उसके सार्थवाह दूर दूर के देशों की व्यापारिक यात्राएं किया करते थे। मगध के लोगों के व्यवहार में लचीलापन था। ब्राह्मण लोग शूद्रों का संपर्क स्वीकार कर लेते थे तथा राजा भी अपने राजमहलों में शूद्र कन्याओं को स्थान दे देते थे। यहाँ के लोगों ने ब्राह्मण धर्म की रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वासों का खंडन कर समाज में नई धार्मिक चेतना उत्पन्न करने वाले महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का स्वागत किया। सामाजिक व्यवहार में इस प्रकार का लचीलापन उनके भावी विकास का सूचक था। आवश्यकता थी केवल योग्य नेतृत्व की। मगध के राजा योग्य एवं कुशल प्रशासक थे। वे ऐसी व्यवहारिक प्रशासन पद्धति का अनुसरण करते थे जिसमें राजा, मंत्री व गांव के मुखियाओं का समान रूप से हिस्सा होता था। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में आए विदेशी यात्रियों ने मगध के तत्कालीन शासकों की न्याय बुद्धि, आतिथ्य भावना, दानशीलता तथा जनहित की भावना का उल्लेख किया है। तत्कालीन मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्मनंद एवं चंद्रगुप्त मौर्य एक सुसंगठित बृहत् भारत की महत्वाकांक्षा को कार्यान्वित करने का निरंतर प्रयास करते रहते थे। वे संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का उद्देश्य रखते थे। वे अपने उद्देश्य में सफल हुए तथा मगध को उत्तरी भारत की एक प्रमुख शक्ति बना दिया। एक छोटे से राज्य से मगध एक विशाल साम्राज्य बन गया। मगध साम्राज्य के अभ्युदय के 3 चरण हम कह सकते हैं या मान सकते हैं। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा है नंद वंश। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे हर्यक वंश की, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे और जिस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है और जिसका समय मगध में 544 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक रहा था। तो इस वंश ने मगध का किस तरह से उत्कर्ष किया, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।